नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है साथियों। हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे और जनरल साइंस में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो जनरल साइंस में आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने जनरल साइंस में लगभग पढ़ लिया था आपके कहाँ तक, आमाशय तक। अब आमाशय से आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने जनरल साइंस में पाचन तंत्र में आमाशय तक पढ़ लिया था। और उससे आगे यदि हम लोग बात करें कि जो आमाशय से आगे के बिंदु हैं, अब आगे के बिंदु क्या है आमाशय से, उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, तो आमाशय से आगे के बिंदु का क्या चीज है, कौन कौन से हैं। तो आमाशय से तो हम लोग लास्ट क्लास में पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। उस पाचन तंत्र में तो हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र की जो आर नाल है, इस आर नाल में, तो आर नाल में हम लोगों ने कौन कौन से भाग पढ़े हैं। तो इस आर नाल में हम लोगों ने एक तो पढ़ लिया है मुगवा। मुगवा भाग होता है तो उसको पढ़ लिया है हम लोगों ने। एक आपकी ग्रसनी, तो ग्रसनी को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से ग्रास नली, तो ग्रास नली को भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें से। फिर उसके बाद में आपके भोजन कहाँ पहुंच रहा है, आमाशय में। आमाशय को भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहां से बचा हुआ कौन सा है, एक तो बच रही है आपकी छोटी आंत और एक आपका बच रही है आपकी बड़ी आंत। यहाँ से कौन सा भाग बच रहा है, एक तो छोटी आंत और एक कौन सा बच रहा है आपके बड़ी आंत। ये दो भाग बचे हुए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छोटी आंत और बड़ी आंत को लेकर के, इन दोनों को लेकर के। बिल्कुल आप लगातार क्लास के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए क्लास से। आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिल रहा है। आपके जिन लोगों ने ये पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, वो मैंने पुरानी क्लासेस देखे, बहुत ही शानदार समझ में आएगा आप लोगों के। शानदार कंटेंट है, हर प्रकार के एग्जाम के लिए काम का कंटेंट है। जहां पर पाचन तंत्र है वहां हर जगह काम आने वाला कंटेंट है आपके। इतना व्यवस्थित रूप से कंपटीशन लेवल का कंटेंट ऐड किया गया है इसमें साथियों। इसलिए आप लोग लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए दर्पण क्लासेज करौली के साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत जो है आपकी, अब छोटी आंत से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं या छोटी आंत में किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो हम लोग अगला भाग स्टार्ट कर रहे हैं छोटी आंत। छोटी आंत, तो साथियों छोटी जो आंत है, छोटी आंत पर जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के कुल भाग कितने होते हैं और लंबाई कितनी है। तो छोटी आंत की यदि आपसे लंबाई पूछी जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो छोटी आंत की लंबाई होती है 3 मीटर। बड़ी आंत से ज्यादा लंबाई होती है छोटी आंत की। बड़ी आंत से ज्यादा लंबाई होती है किसकी, छोटी आंत की। केवल कहने में छोटी आंत है, लेकिन बड़ी आंत से ज्यादा लंबाई है। ये छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। अब छोटी आंत के भाग यदि पूछे जाएं तो कितने भाग हैं आपकी छोटी आंत के, 3 भाग हैं। अब छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है आपकी ग्रहणी, या जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं आप लोग, ग्रहणी वाला भाग होता है। इसके अलावा एक होता है आपके जूजेनम और इलियम। ग्रहणी, जूजेनम और इलियम। ग्रहणी, जूजेनम और एक होता है आपके इलियम। तो ग्रहणी, जूजेनम और कौन सा हो गया, इलियम। जूजेनम अग्र श्रद्धांत्र बोलते हैं, जिसको अग्र श्रद्धांत्र बोलते हैं, और इसको बोलते हैं श्रद्धांत्र इलियम वाले भाग को। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रहणी, जूजेनम और कौन सा हो गया, इलियम वाला भाग हो गया। ये जो ग्रहणी वाला भाग है, इस ग्रहणी वाले भाग की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। या आप लोग कह सकते हो 0.25 मीटर होती है। जूजेनम वाला जो भाग है, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर।
और ईलियम वाला भाग है, इसकी लंबाई होती है 1.75 मीटर, ये लंबाई होती है इसकी। 25 सेंटीमीटर होती है, इसकी 1 मीटर होती है, इसकी 1.75 मीटर लंबाई होती है। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किसको, ग्रैनी को। ग्रैनी वाले पोर्शन को यदि आप लोग देखोगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं ग्रैनी वाला भाग। कि जो ग्रैनी वाला भाग है, पहला भाग ग्रैनी वाला भाग जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इस ग्रैनी वाले भाग में यदि आप लोग देखोगे तो इस ग्रैनी वाले भाग में जब भोजन आमाशय से किधर जा रहा है, छोटी आंत की ओर जा रहा है, तो इस छोटी आंत की ओर जब भोजन आमाशय से जाएगा, इसको आप लोग क्या कह रहे हो, आप लोगों ने उस भोजन का नाम क्या दिया है, जब आमाशय में पूर्णतः भौतिक और रासायनिक पाचन हो गया है, तो इस स्थिति में उस भोजन को आप लोगों ने क्या कहा है, क्या नाम दिया है, कायम दिया है। कायम नाम दिया है उसका। अब कायम कहाँ जाएगा, छोटी आंत की ग्रैनी वाले पोर्शन में जाएगा सबसे पहले, क्योंकि ये जो छोटी आंत का ये वाला भाग है, इधर तो ये किससे जुड़ी हुई है, इधर तो मान लो क्या है आपके आमाशय है। इधर तो हम लोग मानते हैं कि इधर तो क्या है आपकी आमाशय, इधर आमाशय, इधर तो आपकी क्या हो गई, आमाशय हो गई। अब ये जो आमाशय है, ये आमाशय किस में खुल रही है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये आमाशय छोटी आंत में खुल रही है। तो ये जो छोटी आंत का इधर वाला ये भाग है, ये भाग कौन सा है आपकी, तो छोटी आंत का ये कौन सा भाग हो गया, ग्रैनी, ग्रैनी वाला भाग हो गया छोटी आंत का। अब इस ग्रैनी वाले भाग में आप लोग देखोगे, इस ग्रैनी वाले भाग में इधर आमाशय की ओर एक संरचना जुड़ी रहती है इस तरह से, और एक संरचना इस तरह से जुड़ी रहती है, इस तरह से, इस तरह से एक संरचना जुड़ी रहती है आपकी। अब इसमें जो एक संरचना जो एक्स्ट्रा पाई जाती है आपकी, इस तरह का भाग और पाया जाता है आपके, ये वाला। इस तरह की स्थिति होती है आपकी। तो यदि आप लोग देखोगे तो ये जो वाला भाग है, ये तो हो गया आपके क्या, यकृत वाला भाग, तो यकृत हो गया, जिसको आप लोग क्या कह रहे थे, लीवर। ये वाला भाग हो गया क्या, पित्ताशय। कौन सा भाग हो गया, पित्ताशय हो गया। गाल ब्लेडर बोल रहे हैं जिसको, गाल ब्लेडर बोल रहे हैं जिसको, ये गाल ब्लेडर वाला भाग हो गया। ये यकृत या जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लीवर, लीवर वाला हिस्सा हो गया है, ये लीवर वाला हिस्सा हो गया। ये गाल ब्लेडर जिसको आप पित्ताशय कह रहे हैं, और इधर ये कौन सा हिस्सा है आपकी, तो ये अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं जिसको, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि हो गई है, जिसको आप पैंक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं। तो ये अग्नाशय ग्रंथि हो गई इधर वाला हिस्सा। ये यकृत हो गया जिसको आप लीवर बोल रहे हैं। इधर पित्ताशय हो गई, गाल ब्लेडर बोलते हैं आप लोग जिसको। अब ये जो आमाशय, इस आमाशय में जो भोजन था, उस भोजन को आप लोग जब लुगदी बन गई थी उसकी, तो उसको क्या कहा था, कायम कहा था आप लोगों ने। क्या नाम दिया था, कायम नाम दिया था। अब ये जो कायम है, ये छोटी आंत में जाएगा, ये छोटी आंत में आएगा, और छोटी आंत के कौन से भाग में आएगा, ग्रहणी में। अब ग्रहणी से दो पोर्शन जुड़े हुए हैं, एक तो यकृत, तो एक क्या जुड़ा हुआ है, अग्नाशय जुड़ी हुई है। एक तो अग्नाशय ग्रंथि जुड़ी हुई है, तो एक क्या जुड़ा हुआ है, आपके यकृत जुड़ा हुआ है। अब ये जो यकृत है, तो आप लोग यकृत बोल रहे हो, यकृत, यकृत तो एक कौन सा जुड़ी हुई है, अग्नाशय ग्रंथि। ये दोनों पोर्शन ग्रहणी वाले भाग से जुड़े हुए हैं। एक तो जुड़ा हुआ है आपके यकृत, और एक कौन सी जुड़ी हुई है आपकी, अग्नाशय ग्रंथि जुड़ी, यकृत जुड़ा हुआ है और अग्नाशय ग्रंथि जुड़ी हुई है। ये दोनों भाग, लीवर और पैंक्रियाज ग्लैंड, अब ये जो ग्रहणी वाले पोर्शन से जुड़े हुए हैं। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो आमाशय की ओर होती है, आमाशय की ओर होती है। वो अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ये जो पैंक्रियाज ग्लैंड है वो एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है।
कैसी ग्रंथि है एक? आप जब ग्रंथि वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है। अग्नाशय जो ग्रंथि है, पेंक्रियाज जो ग्लैंड है, वो कैसी ग्रंथि का उदाहरण है? एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है आपके। ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है आपके। और यकृत की क्या भूमिका? यकृत की क्या भूमिका है आपके इस पाचन में? यकृत से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं? देखो साथियों, जब यकृत की आप लोग बात करोगे, लीवर या यकृत की, हम लोग जब लीवर या यकृत की बातें करते हैं, आप लोग कह सकते हो यकृत, हम लोग जब बातें करते हैं, या जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, लीवर, यकृत या लीवर से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यकृत का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो हेपेटोलॉजी कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें यकृत या लीवर का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटोलॉजी है। क्या नाम है? हेपेटोलॉजी है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है, हेपेटोलॉजी है। यकृत कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा? लीवर सेल। यकृत जो कोशिकाएं हैं, तो लीवर सेल हैं। इन लीवर सेल या यकृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हेपेटोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट कहा जाता है आपके। तो यकृत का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसे हेपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर कोशिका या यकृत कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा? तो हेपेटोसाइट कहा जाता है। तो यकृत कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यकृत कोशिकाओं को हेपेटोसाइट कहा जाता है आपके। अब उसके बाद में बात आती है कि यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, यकृत कोशिकाओं को क्या कह रहे हैं आप लोग? हेपेटोसाइट कह रहे हैं। हेपेटोसाइट कहा जाता है। इसके अलावा यकृत में कुछ कोशिकाएं और पाई जाती हैं जिन्हें कुप्फर कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? देखो, यकृत कोशिकाओं को तो कहा जाएगा हेपेटोसाइट, लेकिन कुप्फर कोशिकाएं भी यकृत में पाई जाती हैं, तो अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करती हैं। क्या करती हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करती हैं। अपशिष्ट पदार्थों का विघटन, तो अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करती हैं कौन? कुप्फर कोशिकाएं। तो कुप्फर कोशिकाएं क्या काम करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कुप्फर कोशिकाएं क्या काम करेंगी? जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका विघटन करने का कार्य करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? कुप्फर कोशिकाएं, जो कहाँ पाई जाती हैं? यकृत में पाई जाती हैं। तो यकृत में पाए जाने वाली जो कुप्फर कोशिकाएं, वो अपशिष्ट पदार्थों का क्या करती हैं? विघटन करती हैं आपकी। अब इसके अलावा और यकृत से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, या आप लोग कह सकते हो रसायनशाला। सबसे बड़ी प्रयोगशाला या रसायनशाला है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी प्रयोगशाला या रसायनशाला है। कौन? लीवर है जो। तो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी प्रयोगशाला या रसायनशाला है। इस लीवर में अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है? विघटन किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का विघटन किया जाता है किसमें? लीवर में। तो लीवर सबसे बड़ी क्या हो गई? हमारी प्रयोगशाला या रसायनशाला हो गई। ये जो लीवर आप लोग देख रहे हो, यदि इस लीवर की बात की जाए, तो ये टोटल जो लीवर है, यदि लीवर के बारे में हम लोग देखें विस्तार से, कि जो लीवर है, इस लीवर के लीवर के बारे में और भी देखें हम लोग कि इसमें पुनरुद्ध भवन की
पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। में पुनरुद्ध भवन की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है किसके अंदर? लीवर के अंदर। तो लीवर में पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। तो ये हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। तो इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है किसमें? लीवर में। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी प्रयोगशाला या रसायनशाला है। ऊपर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अपशिष्ट पदार्थों का क्या करती हैं? विघटन करती हैं। आपके अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करती हैं। शराब शराब का सेवन करने पर शराब का सेवन करने पर शराब का सेवन करने पर सर्वाधिक प्रभावित होने वाला शरीर का अंग, सर्वाधिक प्रभावित होने वाला शरीर का अंग। तो शराब या अल्कोहल का सेवन करने पर सर्वाधिक जो अंग प्रभावित होता है हमारे शरीर का, वो कौन सा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर होता है। शराब का सेवन करने पर सर्वाधिक प्रभावित होने वाला हमारे शरीर का अंग कौन सा हो जाएगा? तो लीवर है। और ब्रेन में कौन सा हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ब्रेन का वह भाग जो सर्वाधिक प्रभावित होता है अल्कोहल के सेवन पर, वो कौन सा हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। तो शरीर का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आपके यकृत हो जाएगा शराब के सेवन करने पर। इसके अलावा यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक यदि आपसे पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो आंसर आंतरिक अंग यदि आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? लीवर। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, कैसे पूछ लिया जाए? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक पूछा जाए जब, तो लीवर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा, हो जाएगा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो त्वचा है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा जाता है तो यकृत है। और यकृत एक ग्रंथि का कार्य करता है। यकृत क्या करता है? ग्रंथि का भी कार्य करता है। क्योंकि आप ग्रंथि वाले टॉपिक में पढ़ोगे, ग्रंथि की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है ग्रंथि की परिभाषा? कोशिकाओं का वह समूह जो तरल पदार्थ स्रावित करता है, उसको ग्रंथि कहा जाता है। कोशिकाओं का वह समूह जो तरल पदार्थ स्रावित करता है, उसको ग्रंथि कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है? ग्रंथि की परिभाषा है आपकी। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की हमारे शरीर की हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यदि आपसे कहा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आप लोगों से पूछी जाती है कौन सी है? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि है। ग्रंथि का भी कार्य करता है, तो यकृत ही है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कौन सी है? तो यकृत ही है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए जब भी यही है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यदि पूछा जाए, बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यदि पूछा जाता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी यदि आपसे पूछा जाए बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कौन सी हो जाएगी? यकृत।
ऑल ओवर में पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो त्वचा है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा जाता है तो यकृत है। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में सबसे बड़ी पूछी जाती है तो यकृत है। और अंतःस्रावी के रूप में पूछी जाती है सबसे बड़ी तो थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी के रूप में पूछी जाती है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड है। और बहिस्रावी की कौन सी है तो कौन सी आपके यकृत या लीवर है आपके। इस तरह के आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा देखें आप लोग जो यकृत है, आप लोगों ने अभी देखा कि यकृत है, इस यकृत से पित्ताशय गाल ब्लेडर जुड़ी हुई है। यकृत से क्या जुड़ा हुआ है गाल ब्लेडर या पित्ताशय भी जुड़ा हुआ है। तो यकृत से जो पित्ताशय जुड़ा हुआ है आपके, यकृत से क्या जुड़ा हुआ है ये पित्ताशय जो जुड़ा हुआ है आपके यकृत से जो पित्ताशय जुड़ा हुआ है इसमें यदि आप लोग देखोगे कि यकृत से जो ये पित्ताशय जुड़ा हुआ है तो ये या फिर यकृत में एक चक्र भी पाया जाता है ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन चक्र पाया जाता है। इस ऑर्निथिन चक्र से क्या काम होता है तो यदि आपसे पूछा जाए ऑर्निथिन चक्र कहाँ चलता है तो आंसर हो जाएगा यकृत में। यकृत में चलता है ऑर्निथिन जो चक्र है। ऑर्निथिन चक्र में क्या होगा जो अमोनिया है इस अमोनिया को किस में परिवर्तित किया जाता है यूरिया में। इसमें परिवर्तित किया जाता है क्या में परिवर्तित किया जाता है ऑर्निथिन चक्र यकृत में चलता है। इसमें अधिक विषैली अमोनिया जो है कि अधिक विषैली अमोनिया को कम विषैली यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए यकृत को क्या कहा जाता है यूरिया की फैक्ट्री। यदि आपसे कहा जाए कि मानव शरीर में किस अंग को यूरिया की फैक्ट्री के नाम से संबोधित किया जाता है तो यूरिया की फैक्ट्री किस अंग को कहा जाता है तो मानव शरीर में यूरिया की फैक्ट्री किसको कहा जाता है तो मानव शरीर में यूरिया की जो फैक्ट्री कहा जाता है मानव शरीर में जो यूरिया की जो फैक्ट्री के नाम से जिसको जाना जाता है वो कौन सा है यूरिया की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो आपके आंसर क्या होगा यकृत या लीवर को क्या कहा जाता है यूरिया की फैक्ट्री कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि यूरिया की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा लीवर या यकृत को यूरिया की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यूरिया का निर्माण हो रहा है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा कहां पर यकृत में। ऑर्निथिन चक्र चल रहा है जो अधिक विषैली अमोनिया को कम विषैली यूरिया में चेंज कर रहा है। तो यकृत को क्या कहा जाता है यूरिया की फैक्ट्री कहा जाता है या लीवर को क्या कहा जाता है यूरिया की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है आपके। तो यूरिया का निर्माण भी कहाँ हो रहा है आपके लीवर के अंदर ही हो रहा है। लीवर के अंदर हो रहा है यूरिया का निर्माण। ये जो है आपकी इससे जो लीवर जुड़ा हुआ है आपकी ये इस तरह से आप कह रहे हो कि ये क्या है आपके यकृत है लीवर है और ये क्या है आपके गाल ब्लेडर इसको आप नाम दे रहे हो पित्ताशय। पित्ताशय नाम दे रहे हो। ये जो आपके लीवर है इस लीवर की दो पालियां पाई जाती हैं। दो पालियां पाई जाती हैं इस लीवर की। और जो दो पालियां पाई जाती हैं इस यकृत की दो पालियां होती हैं। तो यकृत है इस यकृत की दो पालियां होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि यकृत की जो बाई पाली है बाई पाली और एक होती है आपकी कौन सी दाई पाली। यकृत की दो पालियां होती हैं एक दाई होती है और एक कौन सी होती है बाई पाली होती है। ये जो दाई पाली है वो अधिक बड़ी होती है किससे बाई पाली से। तो यकृत की कुल कितनी पाली होती हैं दो पाली होती हैं। यकृत की दो पाली होती है एक बाई पाली होती है एक कौन सी होती है दाई पाली होती है। दाई पाली ज्यादा बड़ी है। जो दाई पाली है वो अधिक बड़ी होती है किससे बाई पाली से। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आप लोगों को जो ध्यान रखना है जो आप लोगों के काम आएगा सीधा सीधा वो कौन सी चीज आएगी आपके
तो जो बाई पाली है वो दाई पाली की तुलना में छोटी होती है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पित्ताशय है, ये पित्ताशय यकृत से किधर, दाई पाली, यकृत की दाई पाली से, यकृत की दाई पाली से, दाई पाली से, यकृत की दाई पाली से पित्ताशय, यकृत की दाई पाली से पित्ताशय जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो यकृत की दाई पाली से दाई पाली से पित्ताशय जुड़ी हुई होती है, इसको आप लोग कह रहे हो क्या, गाल ब्लेडर। क्या नाम दिया है आप लोगों ने, गाल ब्लेडर नाम दिया है, आपके गाल ब्लेडर नाम दिया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यकृत की किस पाली से, यकृत की किस पाली से पित्ताशय या गाल ब्लेडर जुड़ा हुआ रहता है, तो किस पाली से पित्ताशय या गाल ब्लेडर जुड़ा हुआ रहता है, तो आपके सीधा आंसर हो जाएगा कि किससे जुड़ा हुआ रहता है। तो किससे रहता है आपके ये गाल ब्लेडर किस वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है, तो गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर है जो यकृत के किस भाग से, तो सीधा आंसर होगा आपके किससे जुड़ा रहता है, दाएं वाले भाग से। किससे जुड़ा रहेगा, दाएं पाली से, दाई पाली से जुड़ा रहता है, सीधा आंसर हो जाएगा दाई पाली से जुड़ा हुआ रहता है आपके, तो दाई पाली से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जो लीवर है, यकृत है, इस यकृत में, इस यकृत में किसका निर्माण होता है, तो यकृत में निर्माण होता है पित्तरस का, यकृत में किसका, पित्तरस का। यदि आपसे कहा जाए कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यकृत में। पित्त जो रस है, यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो पित्त रस है, ये जो पित्त रस जिसको आप लोग क्या नाम देते हो, वाइल जूस, वाइल नाम दे रहे हो, क्या नाम दे रहे हो, वाइल, बाइल जूस नाम दे रहे हो। ये जो पित्त रस है जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया है, बाइल जूस नाम दिया है। इस पित्त रस से यदि देखोगे आप लोग, तो जो पित्त रस है जिसका नाम आप लोगों ने क्या दे दिया है, बाइल जूस, की जो पित्त रस है, किस पित्त रस का यदि आपसे पूछा जाए निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर आपका टिक क्या होगा, निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, यकृत में होता है। लेकिन पित्त रस का स्टोरेज, यदि आपसे पूछा जाए पित्तरस का स्टोरेज या संचय कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा पित्ताशय में। पित्तरस का निर्माण कहाँ होगा, तो लीवर में। पित्तरस है, उस पित्तरस का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो यकृत में या लीवर में हो रहा है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए इसका स्टोरेज कहाँ हो रहा है, तो पित्ताशय में, गाल ब्लेडर के अंदर इसका क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो पित्तरस का संचय कहाँ होगा, पित्ताशय में, निर्माण कहाँ होगा, यकृत में। तो संचय तो पित्ताशय में होगा, निर्माण यकृत में होता है। और ये किसके पाचन में सहायक है, तो ध्यान रखना है ये पाचन नहीं करता है, पाचन में केवल सहायक है। तो ये जो पित्तरस है, ये पित्तरस पाचन नहीं करता, तो पित्तरस पाचन नहीं करता, नहीं करता है, पाचन नहीं करता है, क्योंकि क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम, इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। एक तो ये है, दूसरा आपके में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। फिर ये पीएच कितनी होती है इसकी, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसकी पीएच होती है 8.0 से 8.3 के करीब, लगभग इतनी पीएच होती है इसकी, 8.0 से 8.3 के करीब पित्तरस की क्या होती है, बाइल जूस की पीएच होती है। तो निर्माण यकृत में, संचय कहाँ होगा, पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में होगा। इसके अलावा पाचन नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं, पाचक रस या पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। इसकी पीएच यदि पूछी जाए तो कितनी होगी, तो 8 से लेकर के, इसकी पीएच कितनी होती है, तो 8 से लेकर के 8.3 के करीब पीएच होती है। 8 से 8.3 पीएच होती है किसकी, पित्त रस की। तो ये पीएच को लेकर हो गया। और देखें आप लोग, और कौन सी चीजें जो यहाँ से आप लोगों के लेवल पर एग्जाम हॉल में पूछी जाएंगी,
या एग्जाम हॉल में पूछने योग्य क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो पितरस है, यदि और देखा जाए कि पितरस है, कि पितरस क्या काम करता है, तो ये जो पितरस है, फिर एक तो हमारे तो आमाशय से जो भोजन पचा हुआ आया है, उस भोजन की पीएच को बढ़ाने का कार्य करता है। कम पीएच का आया था, उसको बढ़ाएगा ये, तो एक तो उसकी पीएच में परिवर्तन करता है। दूसरा एक क्या काम है, तो ये वसा जो है, इस वसा के पाचन में सहायक है। वसा के पाचन में सहायक है, पाचन में सहायक है। तो यदि आपसे कहा जाए कि किसी का लीवर निकाल दिया जाए तो किस भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं हो पाएगा, तो यदि किसी का लीवर निकाल दिया जाए तो कौन से भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं हो पाएगा, तो कौन से भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं हो पाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कौन से का नहीं हो पाएगा, वसा का नहीं हो पाएगा। यदि आपने किसी का लीवर निकाल दिया तो पित्तरस नहीं बनेगा, और पित्तरस नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वसा का पाचन नहीं होगा। वसा का ये पाचन नहीं करता है। अभी मैंने कहा कि पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते इसमें, लेकिन ये पाचक में सहायक है। कैसे, कि जो वसा की बड़ी गुल्लिकाएं, ये वसा की बड़ी गुल्लिकाएं, इस वसा की बड़ी गुल्लिकाओं का पायसीकरण करता है। वसा की बड़ी गुल्लिकाओं का क्या करता है, पायसीकरण करता है, मतलब इनको तोड़ता है, और तोड़ करके किस में परिवर्तित करता है, छोटी छोटी गुल्लिकाओं में परिवर्तित कर देता है। ये वसा की बड़ी गुल्लिका है। वसा की क्या है, बड़ी गुल्लिका। तो वसा की बड़ी गुल्लिकाओं को किस में तोड़ता है, छोटी छोटी गुल्लिकाओं में, छोटी छोटी गुल्लिकाओं में तोड़ता है, जिससे एंजाइमों को सरफेस ज्यादा मिल जाएगी कार्य करने के लिए, और आसानी से और ठीक प्रकार से क्या हो पाएगा, पाचन हो पाएगा। क्योंकि सतह ज्यादा मिलेगी तो ठीक प्रकार से क्या कर पाएंगे, पाचन कर पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति रहती है। तो वसा के पाचन में क्या रहता है, ये सहायक रहता है, वसा के पाचन में सहायक रहता है। इसके अलावा आप लोग देखते हो कि जो लीवर है, उस लीवर को क्या कहा जाता है, तो लीवर के बारे में कहा जाता है कि लीवर क्या है, तो लीवर के बारे में आप लोग कहते हो कि लीवर आरबीसी का कब्रिस्तान है। यकृत है वो आरबीसी का क्या कहलाता है, कब्रिस्तान कहलाता है। हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं लीवर के बारे में कि जो आरबीसी का कब्रिस्तान है, वो आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है आपके, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। यकृत को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आंसर क्या टिक करना है आपको, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो यकृत या लीवर को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो यकृत या लीवर को आरबीसी का क्या माना जाता है, कब्रिस्तान माना जाता है। तो यकृत या लीवर को आरबीसी का क्या माना जाएगा, कब्रिस्तान माना जाएगा। अब ये जो आरबीसी है, यदि हम लोग देखें कि जो लीवर है, इस लीवर में आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग आपके 90 से 120 दिन, 90 से 120 दिन होता है। अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इनका विघटन होना आवश्यक है। लगभग 45 से 55 लाख की मात्रा में पाई जाती हैं आपकी। तो जो आरबीसी है, उसका क्या है कि जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी टूटती है, और ये जो आरबीसी है, वो आरबीसी टूट करके क्या बनाएगी, ये आरबीसी जैसे ही टूटेगी, क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन टूटता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है जब टूटेगा तो हीमोग्लोबिन दो रूप बनाएगा।
आरबीसी का कब्रिस्तान कह रहे हो आप यकृत को, या आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टूटेगा, वो हीमोग्लोबिन टूट करके एक तो बनाएगा बिलीरुबिन, बिलीरुबिन वर्णक बनाएगा, एक तो बिलीरुबिन बनाएगा और एक बनाएगा बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन बनाएगा। तो इस तरह से दो वर्णक बना देगा, एक तो बिलीरुबिन बना देगा और एक क्या बना देगा, आपके बिलीवर्डिन बना देगा। अब ये जो बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन तो क्या करेगा, त्वचा के नीचे एकत्रित हो जाएगा, जिससे त्वचा का पीला रंग, त्वचा का पीला रंग, त्वचा का पीला रंग, त्वचा का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है। लेकिन जो बिलीवर्डिन है, ये बिलीवर्डिन दो भागों में, फिर दो में टूटेगा बिलीवर्डिन है। एक तो बनाएगा आपके यूरोक्रोम, एक तो किस में टूटेगा, ये यूरोक्रोम में टूटेगा। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, किस में टूट जाएगा, ये यूरोक्रोम में टूट जाएगा। एक टूटेगा स्टेरोबिलिन में, किसमें टूटेगा, ये स्टेरोबिलिन में टूटेगा। एक तो टूटेगा यूरोक्रोम में और एक किस में टूटेगा, स्टेरोबिलिन में टूटेगा। यूरोक्रोम से मूत्र का क्या होगा, पीला रंग, मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग, मूत्र का जो पीला रंग होगा, तो मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार कौन होगा, यूरोक्रोम होगा। तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। अब ये जो स्टेरोबिलिन है, ये स्टेरोबिलिन क्या करेगा, आपके मल का भूरा रंग, स्टेरोबिलिन क्या करता है, मल का भूरा रंग। तो यदि आपसे पूछा जाए मल का भूरा रंग, तो मल का भूरा रंग कौन करता है आपके, तो मल के भूरे रंग के लिए जिम्मेदार कौन है, स्टेरोबिलिन। तो मल का भूरा रंग स्टेरोबिलिन के कारण, और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। तो मूत्र का पीला रंग किससे हो रहा है, यूरोक्रोम से, और मल का भूरा रंग किसके कारण हो रहा है, स्टेरोबिलिन के कारण हो रहा है। बिलीरुबिन त्वचा का पीला रंग करता है। तो इस प्रकार से ये आरबीसी का क्या करता है, विघटन कर देता है और विभिन्न प्रकार के वर्णक तैयार कर देता है। तो बिलीरुबिन त्वचा का पीला रंग, यूरोक्रोम मूत्र का पीला रंग, स्टेरोबिलिन मल का भूरा रंग तैयार करता है। तो ये आपके इस तरह से यकृत की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है हमारे शरीर के अंदर, जो पूर्णतः पाचन में भूमिका निभाता है या पाचन करता है आपकी। तो ये यकृत की भूमिकाएं देखी थी आप लोगों ने, पित्त रस की भूमिकाएं देखी थी, किस प्रकार से पाचन किया जाता है आपके, या किस प्रकार से पाचन कंप्लीट हो रहा है साथी। अब इसमें छोटी आंत में आप लोगों ने देखा कि देखो छोटी आंत में, ये देखा था आप लोगों ने कि छोटी आंत में, छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग है, इससे यकृत जुड़ा हुआ है और अग्नाशय ग्रंथि जुड़ा हुआ है। अब आपने यकृत को बड़े डिटेल से कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यकृत के बाद हम लोग यदि देखें कि अगला जो है आपके यकृत के बाद देखा जाए जो स्थिति है, वो किसकी है, अग्नाशय ग्रंथि की। तो यदि हम लोग अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात करें, तो अग्नाशय जो ग्रंथि है, कि अग्नाशय ग्रंथि की क्या कंडीशन है। तो देखो मित्रों, अग्नाशय जो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, या अग्नाशय ग्रंथि के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय ग्रंथि का क्या मामला है, तो ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि एक किस प्रकार की ग्रंथि है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, एक तो ये अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है जो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, ये अग्नाशय ग्रंथि के दो भाग हैं, मिश्रित का मतलब है दो भाग हैं, एक तो वयस्त्रावी और एक कौन सा है, अंतःस्त्रावी। अंतःस्त्रावी वाला जो भाग होता है अग्नाशय ग्रंथि का, उसको क्या कहा जाता है, तो अग्नाशय ग्रंथि का जो अंतःस्त्रावी वाला भाग होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, लैंगरहैंस द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंतःस्त्रावी वाले भाग को लैंगरहैंस द्वीप कहा जाता है, अंतःस्त्रावी वाले भाग को। और बहिस्त्रावी वाला भाग किससे जुड़ा रहता है, आपके ग्रहणी से, जो पाचन में सहायक होता है आपके। तो इस अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा तो रसों का स्त्राव किया जाएगा, उन रसों को क्या कहा जाएगा, आपके
तो उनको कहा जाएगा अग्नाशयी, अग्नाशयी रस कहा जाएगा, अग्नाशयी एंजाइम कहा जाएगा। अब ये जो अग्नाशयी रस हैं या अग्नाशयी एंजाइम है वो कौन कौन से हैं? अग्नाशयी रस और अग्नाशयी ये जो एंजाइम है, ये अग्नाशयी रस या एंजाइम कौन कौन से हैं? तो अग्नाशयी रस या एंजाइम की आप बात करोगे तो अग्नाशयी रस या एंजाइम कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपके ट्रप्सिन, ट्रप्सिन है, एमाइलेज है, ट्रप्सिन, एमाइलेज, इसके अलावा लाइपेज है, पेज है, प्लीज है। तो ट्रप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियस है, ये एंजाइम अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं जो पाचन में भूमिका निभाते हैं। ये जो ट्रप्सिन है वो इस रूप में नहीं पाया जाता है, ये तो सक्रिय रूप है लेकिन ट्रप्सिन ओजन के रूप में पाया जाता है। एमाइलेज है, लाइपेज है और न्यूक्लियस है। अब इन एंजाइमों के यदि आप लोग कार्य देखोगे कि एंजाइम पाचन में भूमिका कैसे निभा रहे हैं, ये जो एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, कि पाचन में भूमिका कैसे निभाते हैं। तो यदि हम लोग देखें कि जो ट्रप्सिन है वो किसके रूप में होता है? ट्रप्सिनोजन, ट्रप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है। कि ट्रप्सिनोजन जो एंजाइम है, ये ट्रप्सिनोजन कैसा होता है? तो ट्रप्सिनोजन निष्क्रिय पाया जाता है। ट्रप्सिनोजन किस रूप में होता है? निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। कौन? ट्रप्सिनोजन। तो ये जो निष्क्रिय रूप में जो ट्रप्सिनोजन पाया जाता है, ये ट्रप्सिनोजन किसके द्वारा सक्रिय रूप में चेंज हो रहा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्रप्सिनोजन ट्रप्सिन का सहयोग रहेगा, का रहेगा ट्रप्सिन का। और ट्रप्सिन में, ट्रप्सिनोजन किस में चेंज होगा? ट्रप्सिन में चेंज होगा। लेकिन ट्रप्सिन में हो, ट्रप्सिन कैसा भाग है? एक सक्रिय भाग है। लेकिन ट्रप्सिन में होगा कैसे चेंज? बात ये आ रही है कि जो ट्रप्सिनोजन निष्क्रिय ट्रप्सिनोजन है, जो सक्रिय ट्रप्सिन में किसके द्वारा चेंज होगा? तो आपको ध्यान रखना है, इंटेरोकाइनेज एंजाइम। किसके द्वारा चेंज होगा? इंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। इंटेरोकाइनेज एंजाइम है, उस इंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा निष्क्रिय ट्रप्सिनोजन है जो सक्रिय किस में चेंज हो जाएगा? ट्रप्सिन में। तो निष्क्रिय ट्रप्सिनोजन इंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा सक्रिय ट्रप्सिन में क्या होता है? परिवर्तित होता है या चेंज होता है आपके। अब उसके बाद में आप लोग देखोगे कि जो है ट्रप्सिन, ये क्या काम करता है? तो जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ था? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में स्टार्ट हो गया था। आमाशय में कुछ प्रोटीन का पाचन हुआ था, जो पेप्टोन पेप्टाइड उनमें टूटी थी। अब जो प्रोटीन पेप्टोन पेप्टाइड उनमें टूटी है आपकी, अब ये जो प्रोटीन है जो टूटी है विभिन्न चीजों में, पेप्टोन पेप्टाइड, इसका पाचन आगे होगा। और इस प्रोटीन का जो पाचन है वो पाचन कौन कर रहा है? तो ट्रप्सिन कर रहा है। कौन करेगा इसका पाचन? ट्रप्सिन करेगा। और इस प्रोटीन है जो पेप्टाइड और पेप्टोन में टूटेगी और उससे एमिनो अम्ल आगे क्या डेवलप हो जाएंगे आपके? तो आगे चल करके इससे क्या बनेंगे? एमिनो अम्ल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एमिनो अम्ल बन जाते हैं। एमिनो अम्लों का निर्माण हो जाता है क्योंकि प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्लों का बहुलक है। एमिनो अम्ल हमारे शरीर के निर्माण में सहायक हैं। 30 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के निर्माण में। हमारे शरीर के निर्माण में कितने प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता है? तो 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और देखें आप कि जो प्रोटीन के अलावा और कौन से एंजाइम थे? तो उसमें आपके एमाइलेज भी था। कौन सा था? एमाइलेज। तो जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा? पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करेगा।
और एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देगा आपके। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, एमाइलेज इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और जो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ता है, सरल शर्कराओं में। सरल शर्करा, जैसे ग्लूकोज जैसी शर्कराएं, फ्रक्टोज ग्लूकोज जैसी शर्कराएं, उनमें तोड़ता है आपके कौन, तो उनमें तोड़ने का कार्य करता है कौन, करता है आपके, तो एमाइलेज करता है। तो एमाइलेज जटिल कार्बोहाइड्रेट अणुओं को सरल शर्कराओं में तोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा है आपकी वसा। कौन सा, वसा। अब वसा देखें, वसा कैसे तोड़ रहा है आपके, तो वसा, वसा को कौन तोड़ रहा है, तो मैंने आपसे कहा कि वसा के पाचन में कौन सा सहायक है, पितृ सहायक है। वसा की बड़ी गुल्लकाओं को किस में तोड़ते हैं, छोटी गुल्लकाओं में तोड़ते हैं। अब इसमें वसा पर क्रिया कौन करेगा, तो वसा पर जो क्रिया करने वाला जो एंजाइम है, उसका नाम है आपके लाइपेज। तो वसा का पाचन कौन कर रहा है, लाइपेज। और लाइपेज क्या करेगा, वसा को किस में तोड़ेगा, तो मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, इनमें तोड़ देगा आपके, लाइपेज है। तो वसा का पहली बार पाचन कहां से स्टार्ट हुआ है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुखवा से स्टार्ट हो गया, प्रोटीन का पाचन आमाशय से स्टार्ट हो गया था। वसा का पाचन कहां से स्टार्ट हुआ है, तो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से किसका पाचन स्टार्ट हो गया है, तो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से किसका पाचन स्टार्ट हो गया, वसा का। तो वसा का पाचन छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से स्टार्ट हो गया है, तो वसा का। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका पाचन। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए है, यदि इसके अलावा हम लोग देखें जो डीएनए है या जो आरएनए है, डीएनए आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको जो तोड़ेगा, इनका पाचन कौन करेगा, तो इनका पाचन करेगा न्यूक्लियस। कौन करेगा आपकी, न्यूक्लियस करेगा, न्यूक्लियस करेगा। और इनको किस में तोड़ेगा, तो न्यूक्लियोटाइड, किसमें तोड़ेगा आपके, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। तो टाइड्स, ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ेगा। फिर न्यूक्लियोटाइड्स आगे चल करके अन्य इकाइयों में टूटेंगे। तो इस प्रकार से इसमें ग्रहणी वाले भाग में पाचन की क्रिया होती है। सबसे ज्यादा पाचन यदि भोजन का होता है तो ग्रहणी में होता है, और सबसे लंबे समय तक भोजन भी कहाँ रुकता है, ग्रहणी में। तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होगा, ग्रहणी वाले भाग में ही सबसे ज्यादा पाचन होगा, जिसमें ट्रप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज द्वारा सक्रिय ट्रप्सिन में चेंज होगी। फिर ट्रप्सिन किसको तोड़ेगी, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो एमाइलेज द्वारा सरल शर्कराओं में टूटेगी। वसा लाइपेज द्वारा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटेगा। डीएनए आरएनए जो न्यूक्लियस द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स में टूटते हैं, इसमें टूटते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में टूटते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए और आरएनए बहुलक होते हैं किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बना हुआ होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होती है, एक तो पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज 5 कार्बन वाली शर्करा, एक तो पेंटोज शुगर होगी, एक क्या होगा आपके फॉस्फेट समूह होगा, पेंटोज शुगर होगी, फॉस्फेट समूह होगा, नाइट्रोजनी क्षार होंगे, नाइट्रोजनी क्षार होंगे, नाइट्रोजनी क्षार होंगे। और नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन और पिरिमिडिन के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन।
क्विनोप्रिमिडीन, इसमें होते हैं ए और जी। टी और टी, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन ध्यान रखना है, जब डीएनए है जब तो क्या हो जाएगा थाइमिन, डीएनए है जब तो क्या हो जाएगा थाइमिन। लेकिन यदि आरएनए हुआ, क्या हुआ आपके, यदि क्या हुआ आरएनए हुआ, डीएनए है जब तो क्या हो जाएगा थाइमिन। लेकिन यदि आरएनए हुआ, आरएनए होने पर यूरेसिल, यूरेसिल हो जाता है। तो किससे व्यक्त करते हैं आप लोग, इसको व्यक्त करते हैं यू से, यूरेसिल हो जाएगा। तो यदि डीएनए हुआ तो थाइमिन रहेगा ये, और आरएनए हुआ तो यहाँ यूरेसिल हो जाएगा। बाकी वो की वही व्यवस्था रहेगी आपकी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो डीएनए और आरएनए किसके बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। और न्यूक्लियोसाइड में यदि देखोगे आप लोग, यदि आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, तो ध्यान रखना न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं होता है, फॉस्फेट समूह नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, पेंटो शर्करा, 5 कार्बन वाली शर्करा होगी, और ये क्या होंगे, नाइट्रोजनी क्षार होंगे, नाइट्रोजनी बेस होगा। तो 5 कार्बन वाली शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार दोनों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट समूह और एक्स्ट्रा रहता है। ये किस रूप में रहता है, H3PO4 के रूप में, H3PO4 के रूप में होता है आपके। और ये पेंटो शर्कराएं होती हैं आपकी, 5 कार्बन वाली शर्कराएं होती हैं। या तो डीऑक्सीराइबोज होगी या राइबोज होगी। या तो डीएनए जब तो क्या हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज, डीएनए जब तो, यदि डीएनए है तो डीएनए में तो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज। यदि डीएनए जब तो कौन सी हो जाएगी, डीऑक्सीराइबोज। जब तो कौन सी शर्करा हो जाएगी, डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी, 5 कार्बन वाली। और यदि क्या है आपके आरएनए, यदि क्या है आरएनए है, तो ये 5 कार्बन वाली जो शर्करा होगी उसका नाम होगा राइबोज शर्करा। 5 कार्बन वाली कौन सी शर्करा होगी फिर यहाँ पर, राइबोज, राइबोज शर्करा होगी। तो डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो जाएगी, आरएनए है तो राइबोज शर्करा हो जाएगी। ये अंतर आ जाएगा आपके पेंटो शर्कराओं में। तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं आरएनए और डीएनए। तो न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए और आरएनए को तोड़ने का कार्य करेगा साथियों। तो इस प्रकार से छोटी आंत में कि ग्रहणी वाले पोर्शन में पाचन होता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक भोजन का पाचन, सर्वाधिक सर्वाधिक भोजन का पाचन, सर्वाधिक भोजन का पाचन तो कहाँ होगा, सर्वाधिक भोजन का पाचन ग्रहणी में, ग्रहणी वाले भाग में होता है। सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक भोजन रुकता है कहाँ पर, तो सबसे लंबे समय तक जो भोजन रुकता है वो भी कहाँ रुकता है, ग्रहणी में ही रुकता है। तो सबसे लंबे समय तक भोजन रुकेगा, सबसे लंबे समय तक पाचन होगा किसमें, ग्रहणी वाले भाग में। लगभग 5 से 6 घंटे, ग्रहणी वाले भाग में लगभग 5 से 6 घंटे भोजन का ठहराव होता है ग्रहणी वाले भाग में। तो ग्रहणी वाले पोर्शन में लगभग लगभग भोजन कितने समय तक रुकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लगभग कितने समय तक भोजन रुकेगा। तो जो ग्रहणी वाला भाग है उसमें कितने समय तक भोजन रुकता है, तो लगभग 5 से 6 घंटे भोजन रुकता है किसमें, ग्रहणी वाले पोर्शन में। लगभग 5 से 6 घंटे भोजन रुकेगा। अब उसके बाद में भोजन आगे चलकर, मैंने आपको बताया था इस वाले पोर्शन में, आगे चलकर मैंने आप लोगों के लिए बताया था। देखो यदि यहाँ आप लोग देखोगे तो जो छोटी आंत है
इसका एक भाग बताया था, ये रहा आपके जूजेनम। कौन सा भाग बताया था इसमें? मैंने आपको जूजेनम बताया था। जूजेनम वाला जो भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के करीब है, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1 मीटर के करीब है। इस जूजेनम वाला जो भाग है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। और भोजन फिर कहाँ पहुंचता है? इलियम वाले भाग में। कहाँ पर पहुंचेगा? इस इलियम वाले भाग में पहुंचता है। और इलियम में पाए जाते हैं आपके कौन से? आंत्रिय रस। इलियम वाला जो भाग है, इस इलियम वाले भाग में आंत्रिय रस पाए जाते हैं। और आंत्रिय रसों के सहयोग से फिर भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो इस इलियम वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? आपके आंत्रिय रस पाए जाते हैं आपके, जिसके सहयोग से भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। तो इसमें आंतरीय रस पाए जाते हैं, जिनके सहयोग से भोजन का क्या होता है? आपके पाचन होता है। तो टोटल क्या पाए जाएंगे? आंतरीय रस पाए जाएंगे। और आंतरीय रसों के सहयोग से भोजन का क्या रहेगा? आपके पाचन रहेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें क्या है? आंतरीय रस पाए जाते हैं। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो भोजन का जो पाचन है सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो आपके आसानी से आप लोग आंसर टिक कर सकते हो कि सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ पर होता है। तो सबसे ज्यादा भोजन का जो पाचन होगा वो इसी भाग में होगा, ग्रहणी में। लगभग भोजन कितने समय तक रुक रहा है? तो लगभग भोजन रुक रहा है साथियों 5 से 6 घंटे। लगभग 5 से 6 घंटे भोजन इसमें रुक रहा है। तो भोजन लगभग 5 से 6 घंटे रुकता है आपके इस वाले पोर्शन में। टोटल जो पोर्शन है उसमें 5 से 6 घंटे भोजन रुकता है। अब इसके बाद यदि आप लोग आगे की स्थिति देखोगे तो और देखें कि जो जूजेनम वाला पोर्शन है, कौन सा भाग है? आपके जूजेनम वाला जो भाग है, इस जूजेनम की यदि सेकंड वाली कंडीशन की हम लोग यदि बात करें कि जो जूजेनम वाला भाग है इसका, जूजेनम, तो यदि हम लोग जूजेनम वाले पोर्शन पर बात करें कि जूजेनम में क्या होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जूजेनम वाला भाग है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन नहीं होता है। तो इस वाले भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है। किसमें? जूजेनम वाले पोर्शन में। तो जूजेनम में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो फिर इसमें सेकेंडरी चीजें चलेंगी क्या? जब भोजन का इसमें व्यवस्थित पाचन नहीं हो पाएगा जूजेनम वाले भाग में, तो फिर क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है, जब जूजेनम वाले भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है तो भोजन आगे जाएगा किसमें? इलियम वाले भाग में। और हम लोग अगले भाग की बात करने वाले हैं, किसकी? इलियम की। कौन से वाले भाग की हम लोग बात करने जा रहे हैं? तो अगला जो भाग है हमारा वो कौन सा है? हीलियम वाला भाग है। उस हीलियम वाले भाग की हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो साथियों, हीलियम वाला भाग, क्योंकि ग्रहणी, जूजेनम और हीलियम 3 भाग हैं। तो हीलियम वाले पोर्शन पर जब हम लोग बात करते हैं कि जो हीलियम वाला भाग है ये क्या भूमिका निभा रहा है? तो हीलियम वाला भाग है कि हीलियम वाला भाग क्या भूमिका निभाता है? तो देखो, हीलियम वाले भाग पर जब हम लोग बात करते हैं कि हीलियम वाला भाग है वो क्या भूमिका निभाएगा, तो हीलियम वाले भाग की मैंने आपके लिए लंबाई बताई थी कि लगभग इसकी लंबाई कितनी होगी। तो लगभग लंबाई होगी 1.75, 1.75 के करीब लंबाई होगी। इतनी मीटर लंबाई होती है आपकी इसकी। 1.75 मीटर के करीब क्या रहती है? इसकी लंबाई रहती है। अब ये जो वाला भाग है, हीलियम वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? तो इस हीलियम वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? आंतरीय रस पाए जाते हैं। इस वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? आपके आंतरीय रस पाए जाते हैं। ये जो हीलियम वाला भाग है, इस हीलियम वाले भाग में आंतरीय रस पाए जाते हैं। अब ये जो आंतरीय रस पाए जाएंगे, ये आंतरीय रस विभिन्न रस या एंजाइमों का स्त्राव करेंगे, जो भोजन के पाचन में क्या निभाएंगे? भूमिका निभाएंगे। भोजन के पाचन में भूमिका निभाते हैं, आप लोग कह सकते हो। तो ये जो स्थिति है कि जो आंतरीय रस हैं, तो हीलियम वाले भाग में पाए जाएंगे आंतरीय रस। अब हीलियम वाले भाग में जो आंतरीय रस पाए जाते हैं, इस हीलियम वाले भाग में कौन कौन से आंतरीय रस पाए जाते हैं? तो कौन कौन से आंतरीय रस होंगे इस हीलियम वाले भाग में? देखो साथियों, इस हीलियम वाले भाग में और एक चीज और ध्यान रखना है आप लोगों को कि छोटी आंत का अंतिम पाचन यहाँ ही हो रहा है, छोटी आंत के हीलियम वाले भाग में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है।
अंतिम बार जो भोजन का पाचन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में ही हो रहा है। तो दूसरी चीज आप लोग देख सकते हो कि अंतिम बार भोजन का पाचन हो रहा है, अंतिम बार भोजन का पाचन होगा, भोजन का पाचन, तो अंतिम बार भोजन का पाचन होता है, इसके बाद भोजन का पाचन नहीं होगा। तो अंतिम बार भोजन का पाचन होता है आपके। अब जो आंतरी रस हैं, इन आंतरी रसों में कौन कौन से ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं इन आंतरी रसों में जो भोजन के पाचन में भूमिका निभाते हैं, भोजन के पाचन में भूमिका निभाते हैं। इन आंतरी रसों पर हम लोग बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो भोजन के पाचन में भूमिका निभाते हैं। तो एक तो है आपकी माल्टेज पाया जाता है, इसमें माल्टेज पाया जाएगा, लैक्टेज पाया जाएगा, सुक्रेज पाया जाएगा। ये सभी पाचन में भूमिका निभा रहे हैं आपके। माल्टेज होगा, लैक्टेज होगा, सुक्रेज होगा, जो आंतरी रसों के पाचन में क्या निभाएंगे, वो आंतरी रस इनके पाचन में क्या निभाएंगे, भूमिका निभाएंगे, भोज्य पदार्थ। तो जो आंतरी रस में क्या होंगे, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज होंगे, जो भोजन का क्या करेंगे, अंतिम बार पाचन करते हैं आपके, अंतिम रूप से भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। इसमें आप लोग देखते हो कि जो माल्टेज है ये तो किसको तोड़ेगा, माल्टोज, माल्टेज है ये तो किसको तोड़ता है आपके, तो माल्टेज को तोड़ता है। ये जो माल्टोज है वो किसको तोड़ता है, माल्टेज को तोड़ता है। और ये जो माल्टेज को किस में तोड़ता है, कुछ की इकाइयों में तोड़ता है, तो ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ता है माल्टोज को। और बाद में ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है हमें बाद में ग्लूकोज से। तो आप लोग कह सकते हो कि माल्टेज, माल्टेज क्या काम कर रहा है, माल्टोज को तोड़ रहा है, कौन, माल्टेज। तो माल्टेज माल्टोज को तोड़ रहा है, इनकी इकाइयों में, ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ रहा है। तो जो माल्टोज है, ये माल्टोज को कौन तोड़ रहा है, माल्टेज, और किन में तोड़ रहा है आपके, तो किन इकाइयों में तोड़ रहा है, ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ रहा है, कुछ की इकाइयों में तोड़ने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे लैक्टोज, कौन सा, लैक्टोज। यदि हम लोग लैक्टोज की बात करें कि लैक्टोज क्या काम करता है, तो देखो साथियों, लैक्टोज के बारे में जब हम लोग देखेंगे कि लैक्टोज किसको तोड़ रहा है, तो ये जो लैक्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ रहा है, तो आप लोग देख रहे थे कि इसमें लैक्टेज पाया जाता है। अब ये जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को तोड़ेगा, लैक्टेज है वो लैक्टोज को तोड़ेगा, और लैक्टोज को किन इकाइयों में तोड़ेगा, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की इकाइयों में तोड़ता है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज इन इकाइयों में तोड़ता है आपके। तो ये लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की इकाइयों में तोड़ता है। इसके अलावा सुक्रोज की आप बात करोगे कि जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज टूटता है, और सुक्रोज किस में टूटता है, तो सुक्रोज किन इकाइयों में टूटता है, तो सुक्रोज टूटता है आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज की इकाइयों में। लेकिन इस काम को करता कौन है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस कार्य को कौन करेगा, तो ये तोड़ने का जो कार्य है, ये जो तोड़ने का मामला है, इसको कौन करेगा, तो इस तोड़ने वाले मामले को कौन सा एंजाइम करेगा, तो इस तोड़ने वाले मामले को करेगा सुक्रेज एंजाइम। कौन सा करेगा, सुक्रेज एंजाइम करेगा, और सुक्रेज एंजाइम तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज की इकाइयां बना देता है। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि ये पूरा जो पाचन हो रहा है, तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में अंतिम बार क्या होता है, पाचन होता है, उसके बाद में पाचन नहीं, अंतिम बार पाचन होता है, उसके बाद में पाचन नहीं होता है। अब बात किसकी आती है, छोटी आंत में जब अंतिम बार पाचन हो गया तो बात किसकी आती है, बड़ी आंत की, कि बड़ी आंत है, बड़ी आंत जो पाचन है वो बड़ी आंत में किस तरह से पाचन होगा, क्योंकि अंतिम बार पाचन छोटी आंत में हो रहा है। अब छोटी आंत में अंतिम बार पाचन हो रहा है, तो आप लोग एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि जो छोटी आंत है, कौन सी छोटी आंत, छोटी आंत में, छोटी आंत में भौतिक व
भौतिक व रासायनिक छोटी आंत में भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात बनी छोटी आंत में भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात बनी लुगदी को क्या कहा जाता है? छोटी आंत में भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात बनी जो लुगदी है, उस लुगदी को क्या कहा जाएगा? तो उस लुगदी का नाम क्या है? तो देखो, जब इसमें मुखवा में बन रही थी लुगदी तो बोलस बोल रहे थे, आमाशय में बन रही थी तो कायम बोल रहे थे, और इसमें बोलते हैं कायल। क्या बोला जाता है? कायल। क्या बोला जाएगा? उस लुगदी को कायल कहेंगे हम लोग। तो इसमें भौतिक और रासायनिक पाचन के पश्चात बनी लुगदी को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? कायल के नाम से जाना जाता है। कायल के नाम से उसको जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। हम लोग अगला जो बिंदु है हमारे वो कौन सा है? बड़ी आंत है। अब देखो, बड़ी आंत के बारे में देखा जाए कि जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत की यदि आपसे पूछी जाए कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। इसकी लंबाई होती है 2 मीटर। 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब ये जो 2 मीटर इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 2 मीटर लंबाई होती है। ये जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। वैसे तो प्रॉपर 2 ही हैं, लेकिन 3 भाग देखे जाते हैं बड़ी आंत के। इस तरह से देखो, इस तरह से छोटी आंत जब समाप्त होती है तो इस तरह से कुछ पोर्शन आता है। तरह से ये जो है आपकी छोटी आंत जैसी समाप्त हुई तो कुछ पोर्शन इस तरह से जाता है। और आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इस वाले भाग को भाग ऐसे निकला रहता है। ये जो है आपकी, तो ये एक भाग ये रहता है, एक भाग ही रहता है। इसमें भी छोटी छोटी रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो है आपकी ये वाला भाग, तो हीलियम वाला भाग है ना ये, छोटी आंत का, इसमें भी इसी तरह की छोटी छोटी रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी तरह से इस वाले भाग में भी इसी तरह की छोटी छोटी रोम जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी। इस वाले भाग में भी ऐसे इस तरह से। और ये जो रोम जैसी संरचनाएं जो पाई जाएंगी इस वाले भाग में, उन रोम जैसी जो संरचनाएं, उन संरचनाओं का नाम क्या होगा? तो ये रोम जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाई कहा जाता है। माइक्रोविलाई कहा जाता है आपके, क्या हिंदी में क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। माइक्रोविलाई या क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है इन संरचनाओं को, जो भोजन में से आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। भोजन में से भोजन में से आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो हीलियम वाला भाग है जिसमें पाचन भी होता है और कौन सा होता है? अवशोषण भी होता है। इसी तरह से देखो, यहाँ जल का अवशोषण होगा, ग्लूकोज इन सब का होगा। यहाँ देखो, ग्लूकोज का अवशोषण होगा आपके, जल का होगा, आयनों का होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन वसा इन सब का होगा यहाँ पर आपके। तो इस तरह से अवशोषण की क्रियाएं होंगी यहाँ पर। इसी तरह से बड़ी जो आंत है, उस बड़ी आंत में भी इसी तरह से रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं आपके बड़ी आंत में भी। जिन बड़ी आंत में पाए जाने वाली रोम जैसी संरचनाओं को क्या नाम दिया जाता है? कि रोम जैसी जो संरचनाएं पाई जा रही हैं तो कहा जाता है वही माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई कहा जाता है या रसांकुर कहा जाता है इनको भी।
माइक्रोविलाई या रसांकुर नाम दिया जाता है। तो ये जो बड़ी आंत है 2 मीटर लंबाई होती है, इसके भी 3 भाग हैं। एक तो कौन सा हो गया, सीकम, इसको अंधनाल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अंधनाल बोलते हैं या अपेंडेक्स बोलते हैं, सीकम। एक होता है कॉलन, कम कॉलन, और एक होता है आपके क्या, मलाशय। कम कॉलन और कौन सा हो जाएगा, मलाशय। कम कॉलन और मलाशय होगा। तो ये जो अंधनाल है, जो सीकम बोल रहे हैं आप लोग, इसी को अपेंडेक्स भी कहा जाता है। हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, अपेंडेक्स बोल देते हैं। तो इस तरह से इसके अलग अलग भाग पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये वाला भाग तो क्या होगा, सीकम वाला होगा इसका। कौन सा भाग होगा, सीकम वाला भाग होगा आपके, ये वाला। और ये वाला भाग होगा वो कॉलन वाला भाग होगा इसका। और ये वाला भाग होगा वो मलाशय होगी। और ये अंत में क्या होगा, गुदाद्वार होगा। अंत में जो होगा आपके, वो क्या होगा, गुदाद्वार होगा। गुदाद्वार होगा आपके। तो इस तरह की स्थिति पाई जाती है आपकी। ये जो कॉलन वाला भाग है, और एक कौन सा है आपके, मलाशय। इस कॉलन वाले भाग की लंबाई 1.75 मीटर होती है इसकी। और इस मलाशय की जो लंबाई है वो लगभग 25 सेंटीमीटर, या आप लोग कह सकते हो 0.25 मीटर होती है आपके इसकी, मलाशय की। अब ये जो अंधनाल है या सीकम वाला भाग है, ये अंधनाल या सीकम वाला भाग है, ये मनुष्य में एक अवशेषी अंग है। यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में एक अवशेषी अंग है, मनुष्य में एक अवशेषी अंग के रूप में है, अवशेषी अंग के रूप में, अवशेषी अंग के रूप में है आपके मनुष्य में। जबकि जंतुओं में इसमें सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। जबकि जंतुओं में, जबकि जंतुओं में, जंतुओं में इस भाग में सेलुलेज, सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है, पाया जाता है, तो सेलुलोज का पाचन करता है, सेलुलोज का पाचन करता है। सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है जो किसका पाचन करता है, सेलुलोज का पाचन करता है आपकी। जबकि मनुष्य में एक ऐसा एक अवशेषी अंग है। और आप लोगों को ध्यान रखना है, मनुष्य में 99 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 99 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। और हार्ड नाल का अवशेषी अंग कौन सा है आपके, तो सीकम है। या अंधनाल बोल रहे हो या अपेंडेक्स बोल रहे हो। अपेंडेक्स कई बार इससे टच होती है तो दर्द होता है, जिसको ऑपरेशन के द्वारा शरीर से पृथक भी करवा दिया जाता है। क्योंकि अवशेषी अंग किसे कहा जाता है, वे अंग जिनका वर्तमान में कोई कार्य नहीं है और शरीर में उपस्थित है, वो कैसे अंग है, अवशेषी अंग है आपके। तो वो अवशेषी अंग है जिसमें सीकम अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है कॉलन और मलाशय। तो ये जो कॉलन वाला भाग है, इस कॉलन वाले भाग में आप देख रहे हो ये छोटी छोटी जो संरचना है, इस कॉलन वाला जो भाग है, इस कॉलन वाले भाग में आप छोटी छोटी संरचना देख रहे हो। उन छोटी छोटी जो संरचना है उनको क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। संरचनाओं को रसांकुर कहा जाता है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, माइक्रोविलाई बोलते हैं। रसांकुर या माइक्रोविलाई कहा जाता है। अब ये जो रसांकुर या माइक्रोविलाई है, रसांकुर हैं या जो माइक्रोविलाई है, ये रसांकुर या माइक्रोविलाई क्या कर रहा है, जो पचा हुआ भोजन है, अब कुछ भोजन का तो अवशोषण हो गया। अब बड़ी आंत में जब भोजन आया तो बड़ी आंत में पाचन तो हो नहीं रहा है। भाई बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत में आप लोग देखोगे तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है आपके।
तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है आपके, तो ये केवल क्या होता है, ये रसांकुर या माइक्रोबिलाई क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो भोजन आया हुआ है, बचा हुआ भोजन, तो लुगदी आगे जा रही है, उसमें से उपयोगी तत्वों का क्या करते हैं, अवशोषण। और सर्वाधिक जो अवशोषण होता है वो यहाँ किसका होता है, जल का। सर्वाधिक जो अवशोषण होता है इसमें कोलन वाले भाग में वो किसका होता है, जल का होता है। तो एक तो अवशोषण का कार्य करते हैं, दूसरा इस कोलन वाला भाग है, इस कोलन वाले भाग में एक जीवाणु है ई कोलाई, इचेरिचिया कोलाई। ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। इचेरिचिया कोलाई क्या एक जीवाणु है, तो इचेरिचिया कोलाई जीवाणु पाया जाता है इसमें। और ये इचेरिचिया कोलाई जीवाणु किसका निर्माण करता है, तो इचेरिचिया कोलाई जीवाणु है कि हमारे कोलन वाले भाग में किसका निर्माण करता है, तो विटामिन के का निर्माण करता है। तो इस कोलन वाले भाग में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम क्या है, इचेरिचिया कोलाई जीवाणु है। ये जीवाणु किसका निर्माण करता है, तो ये जीवाणु किसका निर्माण कर रहा है, विटामिन के का। तो ये विटामिन के निर्माण में भूमिका निभा रहा है कौन, इचेरिचिया कोलाई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर के किस भाग में विटामिन के का निर्माण होता है, तो बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में विटामिन के का निर्माण होता है। वो कौन करता है, तो कौन सा जीवाणु कर रहा है, जिसका नाम है आपके इचेरिचिया कोलाई जीवाणु क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो इचेरिचिया कोलाई जीवाणु निर्माण करता है। अब जल का अवशोषण हो गया, तो जल का जब अवशोषण हो जाएगा तो अर्ध ठोस मल बन जाएगा। अर्ध ठोस मल का निर्माण होगा। अब अर्ध ठोस मल का निर्माण हो गया। अब ये जो अर्ध ठोस मल है, ये अर्ध ठोस मल कहाँ एकत्रित हो जाएगा, ये अर्ध ठोस मल एकत्रित हो जाता है कहाँ पर, तो ये अर्ध ठोस मल एकत्रित हो जाता है आपके कहाँ, मलाशय में। और जरूरत पड़ने पर गुदा द्वार के द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। तो ये आपके पूरे के पूरे व्यवस्थित रूप से पाचन है आपके, कि किस तरह से पाचन होता है आपके, वो पूरा आपको खतरनाक एकदम डिटेल से बताया है, पूरा की पूरा, जो हर एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आपके जनरल साइंस की में। इसलिए आप लोग इससे पहले की जो क्लास है उनको भी देखें, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने एक तो छोटी आंत पर बात की है, एक बड़ी आंत पर बात की है, लास्ट पोर्शनों पर बात की है। लेकिन उससे पहले की जो दो क्लास हो चुकी है, उसमें 2-3 क्लासों में मुख पर बात हुई है, जिसमें दांत, जीव, लार ग्रंथि, तमाम चीजों पर बातें हुई हैं। इसके अलावा आमाशय पर हमारी बातें हुई हैं डिटेल से। तो आप उन क्लासों को भी देखें, जिससे आपका पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में फिर आप एग्जामों के पेपर सॉल्व करना। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे गारंटी के साथ साथियों। चलो, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।